नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मधु अकादमी पर मैं हेमंत जांगीड़ एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। देखिए दोस्तों, यदि पिछली कक्षा की बात करें तो पिछली कक्षा में अपन ने व्यंजनों के परिचय के बारे में चर्चा की थी और ये भी देखा था कि कौन कौन से वर्ग होते हैं, कौन कौन से स्पर्शी व्यंजन, कौन कौन से अंतस्थ और कौन कौन से ऊष्म व्यंजन होते हैं। इन पर अपन ने चर्चा कर ली थी। आज की कक्षा में अपन बात करेंगे व्यंजनों के वर्गीकरण के बारे में। यदि व्यंजनों के वर्गीकरण की बात करें दोस्तों, तो मोटे तौर पर अपन व्यंजनों को 3 भागों में बांट कर देख सकते हैं, क्योंकि अध्ययन की सरलता के हिसाब से अपन उनको मोटे रूप से 3 भागों में बांट कर देखते हैं। तो चर्चा करते हैं अध्ययन की सरलता हेतु व्यंजनों का वर्गीकरण। सुनना दोस्तों, अध्ययन की सरलता हेतु, और इन्हें 3 भागों में अपन बांट के देखते हैं। पहला आता है स्पर्शी व्यंजन, दूसरा आता है अंतस्थ व्यंजन, और फिर तीसरा आता है ऊष्म व्यंजन। सुनना दोस्तों, स्पर्शी व्यंजनों के बारे में अपन चर्चा कर चुके थे कि क से लेकर म तक के व्यंजनों को स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। ये वर्गों के रूप में होते हैं। इस कारण इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है और इनकी संख्या 25 मानी जाती है। इस पर अपन ने चर्चा कर ली थी दोस्तों। स्पर्श का मतलब होता है छूना, अर्थात यूँ कहें कि वे व्यंजन जिनके उच्चारण में एक उच्चारण अवयव दूसरे उच्चारण अवयव को स्पर्श करता है, या यूँ कहें कि वे व्यंजन वर्ण जिनके उच्चारण में जिह्वा दूसरे मुखावयवों को स्पर्श करती है, उन्हें स्पर्शी व्यंजनों के नाम से जाना जाता है। उन्हें किस नाम से जाना जाता है? स्पर्शी व्यंजनों के नाम से जाना जाता है। तो इन पर अपन ने चर्चा कर ली थी। दूसरा आता है अपना अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ यानी कि आंतरिक रूप से, अर्थात ऐसे व्यंजन जो अंदर ही अंदर कभी स्पर्श करते हैं और कभी स्पर्श नहीं करते हैं, वो अंतस्थ व्यंजन होते हैं। इन्हें स्वर और व्यंजनों के बीच का माना जाता है और इनकी संख्या कितनी मानी गई है दोस्तों? 4। य, र, ल और व। य, र, ल और व। यहाँ पर चर्चा करें दोस्तों यदि 2 के बारे में, य और व, तो इन दोनों व्यंजनों को अर्ध स्वर के नाम से भी जाना जाता है। इन दोनों व्यंजनों को किस नाम से जाना जाता है? अर्ध स्वर के नाम से भी जाना जाता है। कैसे जाना जाता है, इस पर चर्चा करते हैं। तो हम कहें कि य और व, इन दोनों के उच्चारण में अपनी जिह्वा किसी प्रकार की कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं करती, अर्थात इनका उच्चारण बिना किसी बाधा के स्वतंत्र रूप से ही हो जाता है। किसका? य और व का। स्वरों के समान उच्चारण क्षमता रखते हैं कि जिस प्रकार स्वर बिना किसी बाधा के स्वतंत्र रूप से निर्बाध रूप से उच्चरित हो जाते हैं, उसी प्रकार ये जो दोनों व्यंजन हैं, इनके उच्चारण में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं होती है। जिह्वा को किसी भी प्रकार की क्रिया प्रतिक्रिया नहीं करनी पड़ती है। इसी कारण स्वरों के समान उच्चारण क्षमता रखने के कारण इन्हें किस नाम से जाना जाता है? अर्ध स्वरों के नाम से भी जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार के यहाँ से प्रश्न बनते हैं। यदि बात की जाए पीटीटी 2018 बीएड 2018 में यहाँ से प्रश्न पूछा गया था कि अर्ध स्वरों की संख्या कितनी मानी जाती है। बहुत सीधा सा प्रश्न था दोस्तों कि अर्ध स्वरों की संख्या कितनी मानी जाती है, तो फिर आंसर निकल के आता है 2, य और व। आगे चर्चा करते हैं दोस्तों र और ल के बारे में। र की बात करें तो जिह्वा के एक बार घर्षण करने से इसका उच्चारण हो जाता है। जिह्वा के द्वारा एक बार घर्षण करने से इसका उच्चारण हो जाता है। और यदि ल की बात करें तो जिह्वा के एक बार स्पर्श करने से इसका उच्चारण हो जाता है। तो ये तो एक बार घर्षण करने से और एक बार स्पर्श करने से किसका उच्चारण हो जाता है? ल का। अर्थात जिह्वा मूर्धा को स्पर्श करती है तो जिनका उच्चारण होता है वो क्या कहलाते हैं? ये व्यंजन कहलाते हैं। इन पर चर्चा करेंगे अपन आगे विस्तार से जब इनको पढ़ेंगे। फिर अगला आता है ऊष्म व्यंजन। सुनना दोस्तों, ऊष्म का मतलब होता है गर्म। ऊष्मा पैदा होती है मतलब गर्माहट पैदा होती है। कैसे? हम यूँ कह सकते हैं कि वे व्यंजन वर्ण जिनके उच्चारण में उच्चारण अवयव इतने निकट आ जाते हैं कि जो प्राणवायु है उन दोनों के बीच में से दबकर बाहर निकलती है, उन दोनों के बीच में से दबकर बाहर निकलती है, उन्हें ऊष्म व्यंजनों के नाम से जाना जाता है या संघर्षी व्यंजनों के नाम से जाना जाता है। कैसे? सुनना दोस्तों कि वे व्यंजन वर्ण जिनके उच्चारण में जिह्वा किसी उच्चारण अवयव के निकट तो जाती है लेकिन उसे स्पर्श नहीं करती। अपनी जो जिह्वा है वो उच्चारण अवयव के निकट तो जाएगी लेकिन उसे स्पर्श नहीं करेगी, और इन दोनों के बीच में जो जगह बचेगी वहाँ से जो अपनी प्राणवायु है वो घर्षण के साथ संघर्ष करती हुई वो दब करके बाहर निकलती है।
वो दब करके बाहर निकलती है। अब आपको पता है दोस्तों, दो चीज़ों के बीच में कोई भी चीज़ दब करके बाहर निकलती है तो वहाँ संघर्ष होता है, वहाँ रगड़ पैदा होती है, वहाँ गर्माहट आ जाती है। इसी कारण इन्हें गर्म व्यंजनों के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? गर्म व्यंजनों के नाम से। अर्थात वहाँ घर्षण होता है और आपको अच्छी तरह से पता है जहाँ दो के बीच में जब घर्षण होता है तो वहाँ क्या पैदा होती है? ऊष्मा या गर्माहट या रगड़ पैदा होती है। जैसे दोस्तों बात की जाए, ये बोर्ड है और ये बोर्ड और ये मेरी अंगुली, इन दोनों के बीच में यदि घर्षण किया जाएगा तो यहाँ ऊष्मा अर्थात गर्माहट पैदा होगी। इन दोनों के बीच में घर्षण करेंगे तो क्या पैदा होगी? ऊष्मा या गर्माहट या रगड़ पैदा होगी। और इसी कारण ये व्यंजन ऐसे हैं कि दो उच्चारण अवयवों के बीच में जब प्राणवायु घर्षण के साथ बाहर निकलती है तो इनका उच्चारण होता है। इसी कारण इन्हें ऊष्म व्यंजन या गर्म व्यंजनों के नाम से जाना जाता है। इसमें कौन कौन से आ जाते हैं अपने? तीन तो अपने सकार, स और एक आ जाता है अपना क्या? हकार। ये क्या कहलाते हैं? ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। और इन ऊष्म व्यंजनों को संघर्ष के कारण इन्हें संघर्षी व्यंजनों के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? संघर्षी व्यंजनों के नाम से भी जाना जाता है। इन पर विस्तार से चर्चा करेंगे अपन आगे। ये तो अपन ने अध्ययन की दृष्टि से यहाँ पर चर्चा की है। हमने कहा था कि स्पर्शी व्यंजनों की संख्या अपन यहाँ कितनी ले लेते हैं? 25 ले लेते हैं। और अंतस्थ व्यंजनों की संख्या अपन कितनी ले ली यहाँ पर? 4। और ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी ले ली? 4। 25 + 4 + 4 बराबर कितने हो गए? 33। इन 33 व्यंजनों पर अपन चर्चा कर चुके थे और उन 33 को मोटे तौर पर अध्ययन की सरलता है तो 3 भागों में अपन ने बांट के देखा: स्पर्शी व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। चलते हैं दोस्तों आगे व्यंजनों के वर्गीकरण की, जिन्हें अपन मुख्य रूप प्रदान करते हैं उन पर बात करेंगे कि व्यंजनों का वर्गीकरण कैसे किया गया है, कितने भागों में किया गया है। सुनना दोस्तों, व्यंजनों के वर्गीकरण पर यदि बात करें तो यहाँ से एक प्रश्न बनकर आता है दोस्तों कि व्यंजनों का वर्गीकरण मूल रूप से कितने भागों में किया गया है? तो हम कहेंगे 2 भागों में। सुनना कौन कौन से? पहला आता है उच्चारण स्थान के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर। और दूसरा आता है उच्चारण प्रयत्न के आधार पर, उच्चारण प्रयत्न के आधार पर। देखो, तो हमने कहा कि व्यंजनों का वर्गीकरण मूल रूप से 2 भागों में किया गया है: उच्चारण स्थान के आधार पर और उच्चारण प्रयत्न के आधार पर। अब सुनना दोस्तों, उच्चारण स्थान के बारे में जब अपन इसको पढ़ने लगेंगे तब चर्चा करेंगे। वैसे मैंने स्वरों का जो छठा पाठ पढ़ाया था वहाँ पर भी थोड़ी बहुत चर्चा की थी। दूसरा आता है उच्चारण प्रयत्न। प्रयत्न का मतलब लेते हैं अपन प्रयास से, और प्रयास 2 प्रकार के माने गए हैं दोस्तों। एक होता है आंतरिक प्रयास और एक होता है बाहरी प्रयास। तो उच्चारण प्रयत्न के आधार पर भी व्यंजनों वर्णों को 2 भागों में बांटा गया है: आभ्यंतर प्रयत्न और दूसरा आता है बाह्य प्रयत्न। आभ्यंतर प्रयत्न और दूसरा आता है बाह्य प्रयत्न। अर्थात हम कहें कि उच्चारण प्रयत्न के आधार पर व्यंजन वर्णों को 2 भागों में बांटा गया है: आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। आभ्यंतर यानी कि आंतरिक प्रयास, आभ्य ये बनाए आभि से, मतलब आंतरिक रूप से आभ्यंतर प्रयास, और दूसरा है बाह्य प्रयास। यहाँ पर अपन 8 प्रकार के व्यंजनों पर चर्चा करेंगे, लेकिन बात करते हैं अभी बाह्य प्रयत्न की। बाह्य प्रयत्न के हिसाब से चर्चा की जाए तो बाह्य प्रयत्न को भी 2 भागों में बांटा गया है। सुनना दोस्तों, बाह्य प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों को 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 है प्राणवायु के आधार पर, प्राणवायु के आधार पर। और नंबर 2 आता है दोस्तों अपना घोष या यूं कहें कंपन। किसमें? स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर, स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर 2 भागों में बांट दिया। प्राणवायु किसे कहते हैं दोस्तों? सुनना, जब भी अपन किसी वर्ण ध्वनि का उच्चारण करते हैं तो उच्चारण ध्वनि के साथ जो वायु बाहर आती है उसे किस नाम से जाना जाता है? प्राणवायु के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? प्राणवायु के नाम से जाना जाता है। अब सुनना दोस्तों, प्राणवायु के 2 भाग किए हैं अपन ने यहाँ पर, अल्प प्राण और दूसरा है महाप्राण। अल्प प्राण और दूसरा किया महाप्राण।
अल्प का मतलब कम और महा का मतलब ज़्यादा, अर्थात जिनके उच्चारण में कम प्राणवायु की आवश्यकता होती है वे अल्प प्राण कहलाते हैं, और जिनके उच्चारण में अधिक प्राणवायु की आवश्यकता होती है वो क्या कहलाते हैं? महाप्राणवर्ण कहलाते हैं। घोष, और घोष का सीधा मतलब लेते हैं अपन किससे? कंपन से, कि जब अपन उच्चारण करते हैं तो अपनी स्वर तंत्रियों में कंपन होता है और नहीं भी होता। तो इसके आधार पर अपन दो भागों में बांटते हैं इन्हें, एक है अघोष और एक है सघोष, या जिसे घोष के नाम से जाना जाता है। सघोष बोल दें या घोष बोल दें, एक ही बात है दोस्तों। अघोष, अ का मतलब नहीं। यहाँ पर यदि अपन चर्चा करें अ, और अ का जो अर्थ आता है वह है नहीं। देखिए दोस्तों सुनना, अ का अर्थ है नहीं और घोष का अर्थ लेते हैं अपन यहाँ पर कंपन। तो हमने कहा कि वे वर्ण, ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है, ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है वो तो क्या कहलाते हैं? अघोष कहलाते हैं। ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है वो क्या कहलाते हैं? अघोष। और ऐसे वर्ण जिनके साथ में, स का अर्थ होता है यहाँ पर सहित या साथ, और जिनके साथ में कंपन होता है वो क्या कहलाते हैं? सघोष कहलाते हैं। तो दोस्तों ये अपन ने एक डायग्राम देखा है कि व्यंजनों का वर्गीकरण मूलतः कितने भागों में किया गया है? दो भागों में। उच्चारण, एक तो होता है स्थान और एक होता है उच्चारण प्रयत्न, अर्थात प्रयास, उच्चारण का जो प्रयास है उसके आधार पर। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। चलो आगे चर्चा करते हैं अपन इसकी, कि सबसे पहले बात करेंगे उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। सुनना ध्यान से। उच्चारण स्थान की यदि बात करें दोस्तों तो हमने कहा है कंठ होता है, तालु होता है, मूर्धा है, ओष्ठ है, दंत है, नासिका है, स्वर यंत्र है। ये सारे के सारे अपने क्या माने गए हैं? उच्चारण स्थान माने गए हैं। और इन अलग अलग उच्चारण स्थानों से अलग अलग वर्णों का उच्चारण होता है। इन पर चर्चा करने वाले अपन। तो सुने दोस्तों, सबसे पहले अपन उच्चारण स्थान की बात कर लेते हैं। नंबर 1 आ रहा है उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। तो उच्चारण स्थानों को देखते हैं कि उच्चारण स्थान कौन कौन से होते हैं। सुनना दोस्तों, देखिए सॉरी उच्चारण स्थान देखते हैं अपन। सॉरी दोस्तों, इसको काट के वापस बनाता हूं मैं। ये लीजिए दोस्तों, अपन चर्चा करते हैं यहाँ पर उच्चारण स्थान की। तो देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले बात करें अगर अपन, तो ये अपने क्या होते हैं? होठ। और होठ के अंदर जो होते हैं वो अपने क्या होते हैं? होठों के अंदर अपने दंत। ये अपने क्या होते हैं? यहाँ पर दंत अपने होते हैं। और दंतों से थोड़ा ऊपर चलें दोस्तों, दंतों से थोड़ा ऊपर चलें तो ये जो कंडीशन होती है ये क्या होती है? अपनी मूर्धा होती है। ये क्या होती है? अपनी मूर्धा। और मूर्धा से जो आगे का भाग होता है, ये मूर्धा से जो आगे का भाग है ये क्या होता है? अपना तालु। और तालु जो ही खत्म होता है उसके बाद अपना जो भाग आ जाता है नासिका छिद्र, और नासिका छिद्र के बाद में जो आता है वो क्या होता है? अपना काकल। और इससे नीचे चलें तो इस जगह अपना क्या होता है? कंठ होता है। इस जगह अपना क्या होता है दोस्तों? कंठ होता है। सुनना दोस्तों, अपना क्या होता है? ये कंठ होता है। अब बात करते हैं यहाँ की। तो हमने कहा कि मनुष्य के मन में जो विचार होते हैं वह अध्वन्यात्मक होते हैं। मनुष्य के मन में जो विचार होते हैं वह अध्वन्यात्मक होते हैं, अर्थात उनमें ध्वनि नहीं होती है। और जो ही उन्हें ध्वनि का रूप प्रदान कर दिया जाता है दोस्तों, तो फिर वो क्या बन जाते हैं? भाषा बन जाते हैं। अर्थात हम यूँ कहेंगे कि अध्वन्यात्मक विचारों को जब ध्वन्यात्मक रूप प्रदान कर दिया जाता है तो वो भाषा का रूप धारण कर लेते हैं। या यूँ कहें कि मन के विचारों को बाहर लाने का जो माध्यम है वो क्या है? भाषा है। मन के जो विचार है उन्हें बाहर लाने का माध्यम क्या कहलाएगा? भाषा कहलाता है। हमने देखा भी था कि
विचार विनिमय का जो साधन है उसे किस नाम से जाना जाता है? भाषा के नाम से जाना जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर यदि अपन चर्चा करते हैं तो हमने कहा कि ये जो भाग है ये क्या कहलाता है? अपना मूर्धा। अर्थात अपने जो मसूड़े हैं वो भाग मूर्धा कहलाता है। मूर्धा के नीचे चलते हैं तो ये अपने दंत आ जाते हैं, और दंतों के बाहर का हिस्सा क्या होता है? ये ओष्ठ, और मूर्धा से ऊपर और काकल से पहले का जो भाग है ये क्या कहलाता है? अपना तालु कहलाता है। इसके नीचे चलें तो यहाँ अपना क्या होता है? कंठ होता है। अब देखना दोस्तों, ये जो मन के विचार है, इन मन के विचारों को यहाँ से जब अपन बाहर निकालेंगे तो वहाँ से क्रमबद्ध रूप से अपन बात करते हैं। ये जो वाला भाग आता है दोस्तों, ये वाला भाग अपना क्या कहलाता है दोस्तों? कंठ कहलाता है। क्या कहलाता है? कंठ कहलाता है। ये मन के जो विचार है, ये मन के जो विचार यहाँ से जब निकल के ऊपर आ रहे हैं तो सबसे पहले ये कहाँ पर जा रहे हैं? ऊपर की तरफ। यहाँ की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर अपनी क्या होती है? ये जिह्वा होती है। ये ऐसे जिह्वा ये अंदर आ रही होती है, ये जिह्वा अपनी अंदर आ रही होती है। ये जो मन के विचार है जो ये बाहर निकलते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर क्या आ जाता है? कंठ। थोड़ा ऊपर चलते हैं, थोड़ा ऊपर चले दोस्तों तो फिर ये अपनी काकल, काकल से जस्ट ऊपर का जो भाग है ये वाला, ये क्या कहलाता है दोस्तों? ये कहलाता है मूर्धा, सॉरी तालु। ये क्या कहलाता है दोस्तों? तालु। ये तालु यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो भाग है ये क्या कहलाएगा? तालु। और जो ही तालु खत्म होता है यहाँ क्या आ जाता है? अपने मसूड़े। ये क्या आ जाते हैं? अपने मसूड़े। और इन मसूड़ों को ही किस नाम से जानते हैं अपन? मूर्धा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? मूर्धा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? मूर्धा के नाम से जाना जाता है। अब देखो, ये मूर्धा और मूर्धा के जस्ट नीचे चलते हैं तो ये अपने क्या होते हैं दोस्तों? ये अपने होते हैं दंत। ये अपने क्या होते हैं? दंत। और दंत से यदि बात करें बाहर की तो फिर अपने सीधे क्या आ जाते हैं? ये अपने ओष्ठ आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं दोस्तों? सीधे ओष्ठ आ जाते हैं। अब देखना दोस्तों, अपने सामने यहाँ पर कंडीशन बनी है कि ये मनुष्य के जो मन के विचार है जब ये ध्वनि के रूप में बाहर आने लगते हैं तो सबसे पहला जो स्टेशन आता है वो क्या आता है? यहाँ पर कंठ आता है। अर्थात पहला जो स्टेशन आया वो क्या है? कंठ। ये भी अपना उच्चारण स्थान माना गया है। आगे बढ़ें तो यहाँ से ऊपर जब चलते हैं तो ये जो अपनी प्राणवायु है ये इसके बाद सीधी जो टकराती है ये आती है कहाँ पर? तालु पर। तो यहाँ पर ये दूसरा जो भाग है ये क्या आया दोस्तों? तालु। आगे बात करें तो तालु जब खत्म होती है तो अपनी क्या आ जाती है? मूर्धा। अर्थात ये मूर्धा जो मसूड़े हैं तो ये नंबर कितने पे आ गया? 3 पर। मूर्धा से जस्ट नीचे देखते हैं तो अपने क्या होते हैं? दंत। कितने नंबर पे आ गया? 4 पर। और दांतों से जो बाहर की यदि बात करें जहाँ से अपने विचार पूर्ण रूप से बाहर आ जाते हैं वो क्या होते हैं? अपने ओष्ठ। तो ये कितने उच्चारण स्थान हो चुके हैं अपने पास? अभी तक 5 उच्चारण स्थान हो चुके हैं। देखो, सबसे पहले बात करेंगे अपन कंठ की, फिर तालु आता है, फिर मूर्धा, फिर दंत, और फिर क्या आ जाते हैं? ओष्ठ। यहाँ तक अपने देखा अपने पास 5 उच्चारण स्थान यहाँ पर आ चुके हैं दोस्तों कि मनुष्य के मन के विचारों को ध्वन्यात्मक रूप प्रदान करके जब बाहर लाया जाता है तो इतने सारे जो उच्चारण स्थान हैं इनसे अपन को गुजरना पड़ता है। आगे बात करते हैं दोस्तों, इसके बाद 2 उच्चारण स्थानों पर यदि अपन चर्चा की जाए तो अपने 2 बचते हैं केवल। एक है यहाँ पर भाग जो है काकल, ये जो भाग है काकल, और एक बचता है नासिका। इन पर चर्चा करेंगे अपन आगे। अभी तो अपन ने केवल 5 पर अपन ने चर्चा की है कि इन 5 उच्चारण स्थानों के बारे में क्या क्या बात करते हैं। अब सुनना दोस्तों, इन्हें किस नाम से पुकारेंगे? यहाँ से जो वर्णों का उच्चारण होगा उन्हें किस नाम से जाना जाता है? सुनना दोस्तों, हम चर्चा करें तो सबसे पहला हमने देखा है कौन सा? कंठ। देखो, सबसे पहला अपन ने कौन सा देखा? कंठ। दूसरा कौन सा देखा? इनका क्रम याद रखना दोस्तों। सबसे पहला देखा कंठ, दूसरा कौन सा देखा? तालु। दूसरा कौन सा देखा? तालु। तीसरा जो देखा वो क्या है? मूर्धा। तीसरा जो देखा वो क्या है? मूर्धा। और चौथा जो देखा दोस्तों वो क्या देखा अपन ने? दंत। और 5वां जो देखा वो क्या देखा अपन ने? ओष्ठ। देखिए दोस्तों, इनका आपको नंबर याद रखना है, क्रम से याद रखना है। कंठ है, तालु है, मूर्धा है, दंत है और ओष्ठ है। अब देखो, इनसे जो वर्ण उच्चारित होंगे वह इन्हीं के नाम से जाने जाएंगे, इन्हीं की विशेषता बताने के कारण। आपने एक चीज़ देखी होगी, पहले पढ़ा होगा जब भी, कि एक होता है व्यक्तिवाचक विशेषण, अर्थात वे विशेषण शब्द जो व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बने होते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक विशेषण के नाम से जाना जाता हो। भली बात ही परिचित होंगे आप व्यक्तिवाचक विशेषण से। जैसे कैसे? मैं कह दूं कि भारत एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है।
बिल्कुल राइट बात। लेकिन यदि मैं यहाँ पर विशेषण का प्रयोग करते हुए व्यक्तिवाचक विशेषण का प्रयोग करता हूँ और लिख देता हूँ भारतीय, अर्थात भारत से जो संबंधित है वही तो भारतीय कहलाए। भारत के लोगों की विशेषता बताई जा रही है कि ये क्या है, ये भारतीय। जैसे मैं बात करूँ बंगाल, बंगाल से क्या बन जाएगा, बंगाली बन जाएगा। बंगाल से क्या बन जाएगा, बंगाली बन जाएगा। यदि आगे चर्चा करें अपन, नेपाल से क्या बन जाएगा, नेपाली बन जाएगा। नेपाल से क्या बन जाएगा, नेपाली। तो कुल मिला के हमने कहा ये इसी के नाम से जाने जाते हैं, इनकी विशेषता प्रकट करते हैं। तो हम कहेंगे कि ऐसे शब्द जो व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बने होते हैं, ऐसे विशेषण शब्द जो व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बने होते हैं, उन्हें व्यक्तिवाचक विशेषण के नाम से जाना जाता है। सेम कंडीशन भी अपन यहाँ की बात करें तो हम कह सकते हैं कि कंठ से जो उच्चरित होंगे, कंठ से जो वर्ण उच्चरित होंगे उन्हें अपन किस नाम से जानेंगे, कंठे वर्णों के नाम से जानेंगे। किस नाम से जानेंगे, कंठ से हैं जो संबंधित कंठ की विशेषता बताने वाले वो क्या हो गए, कंठे। तालु की यदि बात करें तो यहाँ से जो उच्चरित होने वाले वर्ण हैं उन्हें अपन नाम देंगे क्या, तालव्य। उन्हें किस नाम से जानेंगे, तालव्य के नाम से जानेंगे। मूर्धा से जो उच्चरित होने वाले वर्ण हैं दोस्तों, उन्हें अपन किस नाम से जानेंगे, मूर्धन्य। किस नाम से जानेंगे, मूर्धन्य वर्णों के नाम से जानेंगे। दांतों से जो उच्चरित होने वाले हैं दोस्तों, उन्हें किस नाम से जानेंगे, दंते के नाम से जानेंगे। किस नाम से जानेंगे, दंते के नाम से जाना जाएगा। और फिर आता है ओष्ठ, अर्थात ओष्ठ से जो उच्चरित होने वाले हैं उन्हें किस नाम से जाना जाएगा, उन्हें ओष्ठ व्यंजनों के नाम से जाना जाएगा। किस नाम से जाना जाएगा, ओष्ठ व्यंजनों के नाम से जाना जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। ये तो अपन ने क्या देखे, उच्चारण स्थान देखे और उनसे संबंधित जो भी वर्णों का उच्चारण होगा उन्हें किस नाम से जाना जाता है। अर्थात कंठ से उच्चरित होने वाले वर्णों को या व्यंजनों को कंठे वर्ण कहते हैं, तालु से उच्चरित होने को तालव्य कहते हैं, मूर्धा से उच्चरित होने वाले को मूर्धन्य कहते हैं, और दांतों से उच्चरित होने वाले को दंते कहते हैं, और ओष्ठ से उच्चरित होने वाले को किस नाम से जाना जाता है, ओष्ठ्य व्यंजन वर्णों के नाम से जाना जाता है। ये अपन ने क्या देखे दोस्तों, ये अपन ने उच्चारण स्थान देखे हैं। अब इन्हीं उच्चारण स्थानों को और जितने भी अपने पास स्वर और व्यंजन हैं उनको एक डायग्राम के माध्यम से सेट करते हैं। तो सुनना दोस्तों, आगे चलते हैं। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो दोस्तों। चलते हैं आगे। तो नंबर 1 पार्ट पढ़ रहे हैं अपन, उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण। इसमें अपन सारे के सारे व्यंजन वर्ण और स्वर इनका अपन चर्चा कर लेंगे दोस्तों। सुनना, बहुत सीधे सीधे। वैसे यहाँ पर यदि बात की जाए तो यहाँ पर अपन सूत्रों पर चर्चा करते हैं संस्कृत के हिसाब से, लेकिन मैं बिना सूत्रों के भी आपको इस डायग्राम को बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास करूँगा। सुनते रहना दोस्तों, बस केवल आप सुनना। सबसे पहले बात करते हैं अपन यहाँ पर स्वरों की। हमने कहा कि स्वर यदि देखा जाए तो स्वर कितने हैं अपने पास, हमने कहा आते हैं ये आ, फिर हमने देखा ई, फिर हमने देखा ऊ, और फिर देखा री, फिर हमने देखा ए, ऐ, ओ और औ। ये तो अपन ने 11 स्वर देख लिए। आगे चर्चा करें दोस्तों तो हमने कहा था कि वर्ग, और वर्ग की बात करें दोस्तों तो हमने कहा था कि क वर्ग, ये क वर्ग होता है, ये च वर्ग, ये ट वर्ग, ये त वर्ग और ये प वर्ग। क च ट त प, ये वर्ग हो गए। फिर इसके बाद में अपन ने चर्चा करी दोस्तों आगे की, तो फिर आते हैं अंतस्थ, य र ल व, और फिर आते हैं स ह, और फिर लास्ट में अपन ने देखे थे अयोग व वर्ण, अंग और अह। ये सारे के सारे अपन ने स्वर और व्यंजनों के बारे में चर्चा कर ली थी दोस्तों। क वर्ग की बात करें तो इसमें होते हैं क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, और प, फ, ब, भ और म। इस प्रकार अपने सामने ये सारे के सारे स्वर और व्यंजन आ चुके। अब इनका अपन डिवाइडेशन करते हैं उच्चारण स्थान के आधार पर। सुनना दोस्तों, एक सीरियल बना लेते हैं अपन। सबसे पहले बात करेंगे अपन नंबर 1 क्रम संख्या की। क्रम संख्या देखिए दोस्तों, सुनना।
सबसे पहले क्रम संख्या 1 पर सुनिए, अपन यहाँ बात कर रहे हैं वर्णों की। ये वर्ण आ जाएंगे कि कौन कौन से वर्ण यहाँ से बोले जाएंगे, ये वर्ण। फिर इसके बाद में आ जाएगा उच्चारण स्थान और फिर उनके नाम, किस नाम से उन्हें जाना जाता है। तो फिर दूसरा भाग आ रहा है यहाँ पर उच्चारण स्थान कि कौन कौन से उच्चारण स्थान से उच्चारित होते हैं। और फिर इसके बाद में आता है उनके नाम, उन्हें किस नाम से जाना जाता है। अब सुनना दोस्तों, सबसे पहले अपन ने बात की है, अरे दोस्तों ऊपर लिख गया, कोई बात नहीं, यहाँ से लिख लेते हैं अपन। ये एक क्रम संख्या और यहाँ आ जाएंगे अपने जो वर्ण हैं जो उच्चारित होंगे उनके उच्चारण स्थान यहाँ आ जाएंगे और उन्हें किस नाम से जाना जाता है उन पर यहाँ पर अपन चर्चा कर लेंगे। सबसे पहले बात करते हैं अपन क्रम संख्या 1 पर। अब सुनना दोस्तों, बहुत अच्छे से आपको क्रम याद रखना है उच्चारण स्थानों का। सबसे पहले देखा था अपन ने कंठ, यहाँ से मनुष्य के मन से जो विचार आए वो सबसे पहले कंठ, कंठ से ऊपर जब टकराते हैं तो आती है तालु, तालु जहाँ खत्म होती है तो आ जाती है अपनी मूर्धा, मूर्धा जहाँ खत्म होती है अर्थात गड़े रहते हैं दांत, दांत और दांत से बाहर निकलने का माध्यम वो क्या है, ओष्ठ। इन सभी उच्चारण स्थानों पर चर्चा करने वाले हैं। अब सुनना दोस्तों, यहाँ पर अपन चर्चा कर रहे हैं स्वरों की। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले क्या आता है अ आ, तो अपन ने यहाँ से लिया अ आ, यहाँ से क्या लिया अपन ने अ आ। अब सुनिए दोस्तों, आगे चर्चा करते हैं, सूत्रों पर चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले हमने यहाँ से क्या ले लिया अ आ। आगे चर्चा करते हैं, यहाँ से जब अपन ने अ आ को निकाल लिया है, ये अ आ यहाँ से अपन ने निकाल लिया। अब पहला जो उच्चारण स्थान आता है वो अपना पहला उच्चारण स्थान क्या आता है यहाँ पर, कंठ। मतलब अपन पहले उच्चारण स्थान की बात कर रहे हैं। अब सुनना दोस्तों, पहला सूत्र आता है अको विसर्जनीयाम कंठे, तो उस पर भी अपन चर्चा नहीं करेंगे, अपन डायरेक्ट देखेंगे कि कंठ से क्या क्या बोले जाते हैं। तो हमने पहला जो स्वर यहाँ से प्रारंभ हो रहा था यहाँ से ले लिया क्या, अ आ। आगे चर्चा करें दोस्तों तो और क्या क्या बोले जाते हैं, सुनना। अ आ समाप्त होने के बाद में दूसरा आता है ह। लेकिन दोस्तों सुने, अपन संस्कृत में जब सूत्रों की बात करते हैं तो ह का उच्चारण स्थान अपन कंठ से मानते हैं, लेकिन जब अपन हिंदी पर चर्चा करेंगे तो उसका उच्चारण स्थान अपन स्वर यंत्र से मानेंगे और उसे नाम देंगे अपन अली जिह्वा। लेकिन यहाँ पर भी अपन चर्चा कर लेते हैं, सुनना। ऑप्शन में यदि नहीं होगा तो अपन उस कंडीशन में कंठ उच्चारण स्थान लगा सकते हैं। दूसरे बाद में आता है स्वरों में से ले लिया तो फिर दूसरा आता है यहाँ पर क और क वर्ग के पूरे वर्ण। तो हमने यहाँ लिख दिया क्या, क वर्ग, ये देखो क वर्ग लिख दिया। आगे चर्चा करते हैं दोस्तों इसके बाद में, और फिर यहाँ से अपन लेंगे ये एक वर्ण जिसे अपन कह सकते हैं डायरेक्ट क्या, विसर्ग। ये देखो अपन दोस्तों सूत्रों पर चर्चा तक भी नहीं कर रहे, अपन डायरेक्ट इनका निर्माण कर रहे हैं। हमने कहा था कि सबसे पहले स्वर प्रारंभ होता है अ आ, फिर उसके बाद में व्यंजनों से ले लिया अपन ने क वर्ग पूरा का पूरा, और फिर यहाँ से अपन इन दो वर्णों में से एक लिया अपन ने क्या, विसर्ग। तो अपना पहला जो उच्चारण स्थान आ रहा था वो कौन सा था, कंठ उच्चारण स्थान था। और कंठ से जो उच्चारित होते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, कंठे। किस नाम से जाना जाता है, कंठे वर्णों के नाम से जाना जाता है। इस पर अपन चर्चा कर चुके थे। आगे चलते हैं दोस्तों, सुनना बहुत आराम आराम से। नंबर 2 आता है अपना सीरियल में। तो देखो दोस्तों, जब अ समाप्त हो जाता है तो फिर कौन सा आएगा, ई। देखिए दोस्तों, जब अ समाप्त हो जाएगा तो क्या आएगा, ई। अब देखो ये दूसरा लिख दिया अपन ने ई और ई। इसके बाद आगे चर्चा करें तो पहली लाइन अपन ने इसकी ले ली थी क वर्ग की, तो फिर दूसरी लाइन आती है क्या, च वर्ग की, च छ ज ज य। मतलब दूसरे नंबर पे क्या आ जाएगा दोस्तों, पूरा का पूरा च वर्ग। क्या आ जाएगा दोस्तों, च वर्ग प्लस इसका जो उच्चारण स्थान आता है दोस्तों नंबर 2 पर क्या आ जाता है अपने पास, तालु। नंबर 2 पर क्या आ जाता है अपने पास, तालु। अब यहाँ की बात करें तो ये भी समाप्त हो गया। अब यहाँ से लेते हैं जो अंतस्थ और उष्म थे, इनसे अपन ने 2 को उठाया। ये देखो य और स, ये य और दूसरा उठाया अपन ने क्या, स। देखो
और हमने कहा कि तालु से जो उच्चरित होने वाले होते हैं वो क्या कहलाते हैं, तालव्य कहलाते हैं। ये अपना दूसरा बिंदु भी समाप्त। अब तीसरे पर अपन चर्चा करते हैं। सुनना दोस्तों, अपन कुछ भी नहीं कर रहे, जो क्रम चलता जा रहा है उसको अपन निर्धारित करते जा रहे हैं। तीसरे क्रम पर यदि अपन आते हैं तो देखो दोस्तों सुनना, तीसरे पर जो जब आएंगे अपन तो नंबर जब 2 ई समाप्त हो गया तो फिर नंबर 3 किसका आता है, ऊ का। लेकिन हमने कहा ऊ तो एक वृत्ताकार माना जाता है, इसलिए यहाँ अपन इसे छोड़ देंगे। और हमने जो उच्चारण स्थान देखे थे, पहले वे कंठ, दूसरे पे तालु और तीसरे पे क्या आ जाती है अपने पास मूर्धा। तीसरे पे अपने पास क्या आ जाती है, मूर्धा। अब मूर्धा की बात करते हैं तो सीधा अपन आएंगे कहाँ पर, री पर। किस पर आ जाएंगे अपन, री पर। और यहाँ से अपन ने किसको उठा लिया, री को। तो देखो हमने कहा ये री हो गया दोस्तों। आगे चर्चा करते हैं तो हमने कहा कि ऋतु रसणा मूर्धा एक सूत्र होता है, तो यहाँ से ले लिया अपन ने क्या, मूर्धा। और तीसरा जो आता है ट वर्ग, इस ट वर्ग को अपन यहाँ से उठाएंगे और यहाँ पर आ गया अपना पूरा का पूरा क्या, ट वर्ग। देखिए दोस्तों सुनते रहना, ट वर्ग। और ट वर्ग के पूरे वर्ण आ जाते हैं क्या, ट ठ ड ढ ण। अब देखो अंतस्थ और उष्म व्यंजनों में से अपन ने पहले य और स को ले लिया था, तो जो दूसरी लाइन आती है उसको यहाँ से उठाते हैं, ये र और स। ये देखो ये र और ये दूसरा ले लिया अपन ने स, ये र और स। अब देखिए दोस्तों मूर्धा से कौन कौन से हैं, री, पूरा का पूरा ट वर्ग, र और स। और मूर्धा से उच्चरित होते हैं, इस कारण इन्हें किस नाम से जाना जाता है, मूर्धन्य वर्णों के नाम से जाना जाता है। ये अपनी तीसरी लाइन भी कंप्लीट दोस्तों। आगे चलते हैं, सुनना नंबर 4 पर। देखो अब नंबर 4 की बात करते हैं तो इसके बाद में अपना जो आता है री के बाद में संस्कृत पर यदि चर्चा करेंगे तो संस्कृत में एक स्वर होता है री। हिंदी में अपन उसे नहीं मानते, लेकिन अपन पढ़ लेते हैं उसे, क्योंकि अपन को जब संधि पढ़ेंगे तो अपन को सहायता मिलेगी। तो यहाँ से उच्चारण करते हैं लरी की, क्योंकि मूर्धा के बाद जो अगला उच्चारण स्थान आता है वो क्या आता है अपने दंत। क्या आते हैं अपने दंत। देखो दोस्तों हम बात करें यहाँ पर तो हमने लिखा लरी, लरी। अब देखिए दोस्तों अपन ने 3 वर्ग जो थे वो लिख चुके थे, क च ट। अब चौथा जो वर्ग आता है वो क्या है, त वर्ग। तो त वर्ग को पूरे को उठा लिया यहाँ से सीधा अपन ने, तो लिख दिया पूरा का पूरा त वर्ग। देखो त वर्ग, तो त थ द द न, ये भी हो गया प्लस। अब अपन ने व्यंजनों में से भी ले लिया, अब बच रहे अंतस्थ और उष्म। यहाँ से भी अपन ने इन 2 को उठा लिया, ल और स। ये देखिए दोस्तों ये ल और ये स, ये दोनों भी यहाँ से हो गए। तो फिर बात आई कि दंतों से क्या उच्चरित होते हैं, लरी, पूरा का पूरा त वर्ग, ल और स। और ये होते हैं दंतों से, इस कारण इनसे उच्चरित होने वाले वर्ण क्या कहलाएंगे, दंते वर्ण कहलाएंगे। ये देखो अपनी चौथी लाइन भी कंप्लीट। आगे चर्चा करते हैं दोस्तों, सुनना नंबर 5 पर। आगे चर्चा करते हैं दोस्तों नंबर 5 पर। और नंबर 5 की यदि अपन बात करेंगे दोस्तों तो नंबर 5 पर अपन चर्चा करेंगे तो जो ही लिखत री समाप्त हो गया तो इसके बाद जो अपने पास जो स्वर बचा हुआ है वो कौन सा है दोस्तों, ऊ। देखो इसके बाद में कौन सा स्वर आ रहा है अपने पास, ऊ। तो हमने कहा ऊ और ऊ। इसके बाद में त वर्ग जब समाप्त हो गया तो त वर्ग के बाद में अगला वर्ग कौन सा आता है, प वर्ग। देखिए दोस्तों, और ये प वर्ग का पूरे के पूरे वर्ण प वर्ग के प, फ, ब, ब, म। अब सुने दोस्तों, हमने देखा था पहला कंठ है, दूसरा तालु है, तीसरा मूर्धा है और चौथा दंत। तो फिर 5वां कौन सा बच रहा था, ओष्ठ। 5वां कौन सा बच रहा था दोस्तों, ओष्ठ। तो ये जो ओष्ठ है, यहाँ से जो उच्चरित होने वाले वर्ण है उन्हें किस नाम से जाना जाता है, ओष्ठ वर्णों के नाम से जाना जाता है। ये अपना नंबर 5 भी कंप्लीट कि हमने जो 5 उच्चारण स्थान देखे थे, सबसे पहले कंठ, फिर तालु, फिर मूर्धा, फिर दंत और फिर ओष्ठ। अब देखिए दोस्तों अपन ने यहाँ तक क्या किया, अ आ ई री, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, और अंतस्थ और उसमें से य र ल स, और यहाँ से अपन ने विसर्ग को ले लिया है। अब दोस्तों जो अपन ने यहाँ से ले लिए इन सबको तो मैं आपके सामने से हटा देता हूँ, फिर उसके बाद में जो बचेंगे उन पर अपन चर्चा करने वाले हैं। ये देखो अपन ने वो भी ले लिया था, इसके बाद जितने बचे उन पर अपन चर्चा करने वाले हैं। देखो ये अ आ ई री ऊ समाप्त हो गया, ये क वर्ग पूरा, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। इसके बाद य र ल स, और इसके बाद ये विसर्ग।
अब अपने पास दोस्तों जो बचे हुए हैं वो बचे हुए हैं ए आई ओ औ व ह और अंग। इन पर चर्चा करते हैं, सुने। देखो नंबर 6 आया अपने पास और नंबर 6 पर अपन चर्चा करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे अपन ए और आई। ये देखो ये और आई। अब इनका उच्चारण स्थान क्या है इस पर चर्चा करेंगे। तो सुनना दोस्तों, ए का निर्माण होता है अ प्लस ई के मेल से। पता है आपको अ प्लस ई से बराबर क्या बन जाता है ए। अब देखो अ का जो उच्चारण स्थान है वो क्या है कंठ, प्लस ई का जो उच्चारण स्थान है वो क्या है तालु। तो हमने क्या कहा कि ये जो है इसका उच्चारण होता है कंठ प्लस तालु से। किससे उच्चारण होता है कंठ प्लस तालु से। ये अपन ने यहाँ लिख दिया कंठ प्लस तालु। और कंठ और तालु से जो उच्चरित होंगे वो क्या कहलाएंगे कंठ तालव्य कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे कंठ तालव्य कहलाएंगे। ये देखो अपना नंबर 6 ए और आई भी समाप्त हो गया। ये देखो अर्थात कंठ प्लस तालु इन दोनों से उच्चरित होता है, इस कारण इन्हें कंठ तालव्य के नाम से जाना जाता है। आगे चर्चा करते हैं दोस्तों, सुनना। इसके बाद अपने पास आता है क्या ओ और औ। इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। देखो ओ और औ नंबर 7, ये ओ और ये औ। अब सुनना दोस्तों, ओ और औ का निर्माण कैसे होता है। हमने देखा कि ओ का निर्माण होता है अ प्लस उ से। अ प्लस उ के मेल से क्या बनता है ओ। अब देखो अ कहाँ से उच्चरित होता है कंठ से। तुमने लिख दिया ये क्या कंठ प्लस उ कहाँ से उच्चरित होता है ये ओष्ठ से। ये देखो अपन ने लिख दिया ओष्ठ। मतलब अ प्लस उ से बना ओ और ओ उच्चरित हो रहा है कंठ प्लस ओष्ठ से, तो ये क्या कहलाएगा कंठोष्ठ कहलाएगा। तो ओ और औ का उच्चारण स्थान अपने पास क्या आ गया कंठ प्लस ओष्ठ, और दोनों को मिला के कह सकते हैं अपन कंठोष्ठ। देखो दोस्तों यहाँ पर अपन चर्चा करेंगे संधि के अपवादों पर। समय आने पर जब अपन संधि पढ़ेंगे तब अपन यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो अपना जो नंबर 7 था वो भी अपना समाप्त हो चुका है। मतलब अपन ने निपटा लिया है किसको ओ और औ को। अब देखिए दोस्तों अपने पास बचे हुए हैं व ह और अंग। इन पर भी चर्चा कर लेते हैं, सुने। नंबर 8 4 5 नंबर 8। देखो दोस्तों अपने पास जो नंबर 8 आ रहा है वो है यहाँ पर व। अब व पर यदि चर्चा करें तो ये जो व है इसका उच्चारण स्थान क्या माना जाता है। तो हम कहेंगे व का उच्चारण स्थान दंत प्लस ओष्ठ से, क्योंकि अपने पास अब 2 बच रहे हैं दंत प्लस ओष्ठ। अर्थात ये दंत प्लस ओष्ठ इन दोनों से मिलकर जिसका उच्चारण होता है वो क्या कहलाता है व। तो इन दोनों को मिलाकर अपन क्या कहेंगे दंतोष्ठ। क्या कहेंगे दोस्तों दंतोष्ठ। तो दंतोष्ठ वर्ण व ये भी समाप्त हो गया दोस्तों। अब इसके बाद बच क्या रहा है ह। इस पर चर्चा करते हैं ह पर। तो सुनना नंबर 9 ये ह। देखो संस्कृत की यदि बात करते हैं तो संस्कृत में अपन ह का उच्चारण स्थान कंठ को मानते हैं अको विसर्जनीयम कंठ। लेकिन जब अपन हिंदी भाषा की बात करेंगे तो ह का जो उच्चारण स्थान है अपन यहाँ स्वर यंत्र को भी मानेंगे। स्वर यंत्र की कंडीशन यदि अपन बात करें तो हमने देखा था स्वर यंत्र की कंडीशन कुछ यूँ बैठती है। देखना दोस्तों ध्यान से, हमने कहा ये अपना नाक के नीचे यहाँ की बात करें अपन तो ये होते हैं अपने ओठों के अंदर होते हैं दांत, दांतों के ऊपर होती है मूर्धा, और मूर्धा से आगे चलते हैं तो ये होती है तालु, और तालु जो ही समाप्त होती है वहाँ नासिका छिद्र, और फिर आती है कांकल, और कांकल और जो कंठ है उसके बीच में जो अपना होता है वो क्या होता है स्वर यंत्र। वो क्या होता है स्वर यंत्र। तो इस स्वर यंत्र से किसका उच्चारण होता है ह का उच्चारण होता है। तो ह का उच्चारण स्थान किसे माना गया है स्वर यंत्र को माना गया है। अब दोस्तों बात करते हैं, ये तो हो गया इसका उच्चारण स्थान ह का, लेकिन इसे नाम क्या दिया जाता है तो वो आता है अली जिह्वा। ध्यान रखना दोस्तों ये प्रश्न पूछा गया है पहले भी दोस्तों, अली जिह्वा इसका उच्चारण क्या माना गया है अली जिह्वा। इसके बाद अपना ह भी समाप्त हो गया। आगे चलते हैं दोस्तों नंबर 10 लास्ट बचा हुआ है अपने पास नंबर 10, और नंबर 10 पर अपना जो बचा हुआ है वह क्या है अंग। ये अंग, और सीधी सी पता चल रहा है दोस्तों ऊपर क्या लगा हुआ है इसके अनुस्वार लगा हुआ है, मतलब सीधी बात करेंगे किसकी नाक की। तो अंग का जो उच्चारण स्थान है वह क्या है नाक, जिसे बोलते हैं अपन नासिका, जिसे अपन क्या बोलते हैं नासिका। इसे अपन क्या बोलेंगे दोस्तों नासिका बोलेंगे। और यहाँ से जो उच्चरित होते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है नासिके के नाम से जाना
जाता है। किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? नासिका के नाम से जाना जाता है। तो देखिए दोस्तों, ये अपन ने सारे के सारे क्या देख लिए हैं? उच्चारण स्थान देखें, बहुत सीधे थे। संस्कृत की यदि बात करते तो अपन सूत्रों पर चर्चा करते हैं। वहाँ पर पहला सूत्र आता है अकु विसर्जनीयाम कंठे, इचु ऐसा नाम तालु, ऋतु रसा नाम मूर्धा, लृतु रसा नाम दंता, उपपद्यमान ओष्ठ, एदेतो कंठ तालु, फिर आता है ओदोतो कंठोष्ठ, फिर आता है वकारस्य दंतोष्ठ। इस प्रकार अपन ने एक उच्चारण स्थान देखे और इन उच्चारण स्थानों से उच्चरित होने वाले वर्णों को किस नाम से जाना जाता है, इस नामों के द्वारा इन्हें अपन ने पहचान भी स्थापित की। तो बहुत सीधा है दोस्तों, अपन को कुछ भी नहीं करना है। आपको पता है अपन ने कुछ भी नहीं किया है। अपन ने 11 स्वर, फिर व्यंजन, फिर अंतस्थ, उष्म और फिर 2 अंग और अह को लिया और इनको सेट बाय सेट अपन करते गए और अपने सामने एक फिक्स डायग्राम आ चुका है। यह NCERT के अनुसार पूरा का पूरा डायग्राम है, जिसे आप आराम से पढ़ लें, इसे अपने दिमाग में बैठा लें, क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न बनता ही बनता है। देखिए दोस्तों, बहुत सारों के दिमाग में एक प्रश्न चल रहा था, कल भी कहा था कि सर ये रिट के सिलेबस में नहीं है। अरे अपन वर्ण पढ़ रहे हैं और रिट में अपने संधि लगी हुई है, तो संधि का जो मूल है वह व्यंजन और स्वरीय। जहाँ तक अपन को वर्णों का ज्ञान नहीं होगा वहाँ तक अपन संधि का निर्माण नहीं कर सकते। तो इसके लिए पढ़ना पड़ेगा। बाकी ये जो बेसिक है सभी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण बिंदु के समान उभर करके आता है। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।